योगः कर्मसु कौशलम्। कैसे काउंट होता है? जब आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट में जाते हैं, आपको अप्लाई करना है, तो पॉइंट कैसे काउंट होगा, आपका मार्किंग कैसे होगा? आप ग्रेजुएशन में 80 एंड अबव है तो 15 मार्क है। यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी टीचर की बात कर रहा हूँ, आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो पॉइंट कैसे काउंट हो गए, आप कौन से नंबर पे हो गए जब मेरिट लिस्ट होगा मेरिट में, तभी। पोस्ट ग्रेजुएट में 80 एंड अबव है तो 25, एमफिल तो 7 मार्क्स, पीएचडी 30, नेट विद जीआरएफ 7, नेट 5, स्लेट सेट 3 और रिसर्च पब्लिकेशन 2 मार्क फॉर ईच रिसर्च। देखिए फ्रेंड, यहाँ डायरेक्ट अपॉइंटमेंट में आपका रिसर्च पेपर का 0.2 मार्क, मैक्सिमम 5 रिसर्च पेपर काउंट होंगे और मैक्सिमम 10 पॉइंट होंगे। फ्रेंड, आप ग्रेजुएट और 60 और 80 के बीच है तो 13 मार्क, 55 टू 60 है तो 10, 45 टू 50 के बीच है। ऐसे SC ST OBC से उसकी बात पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो ए फॉर यूनिवर्सिटी टीचर के लिए है। 7 नंबर में टीचिंग एक्सपीरियंस की बात है, पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस की बात है, तो इसमें 10 मार्क, 2 मार्क फॉर 1 ईयर, आपका 5 साल 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप मैक्सिमम 10 मार्क ले सकते हो। आपके पास अवार्ड है तो 3 मार्क्स है और स्टेट लेवल अवार्ड है तो 2 मार्क। एमफिल पीएचडी मैक्सिमम 30 मार्क्स। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 30 एंड 7 37 होते हैं, मगर यहाँ पे एमफिल पीएचडी 30 मार्क, जीआरएफ नेट सेट मैक्सिमम 7 मार्क। यहाँ देखिए, नेट विद जीआरएफ 7, नेट स्लेट नेट 5 मार्क, स्लेट सेट, ये पूरे में मैक्सिमम आपको 7 मार्क। सपोज आपने 2 स्लेट भी और नेट भी है तो 10 होता है, मगर मैक्सिमम आप कितने मार्क्स ले सकते हैं? 7 मार्क्स हो गए आपको। और इन अवार्ड कैटेगरी 3 मार्क्स, इंटरनेशनल और सपोज स्टेट लेवल के 2 है तो टोटल 4 मार्क, तो आप क्लेम 3 मार्क भी कर सकते हैं। तो आपका एकेडमिक स्कोर कैसे होगा? आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी सब मिला के आपको 80 मिलेंगे। इसके साथ जीआरएफ नेट सेट और 7 मार्क अवार्ड वाली बात है वो भी 3, टोटल मिला के ये सब 80 मार्क आपको मिल सकते हैं मैक्सिमम। और रिसर्च पब्लिकेशन में 10 और टीचिंग एक्सपीरियंस 10, यहाँ टोटल 100 होता है। तो आपका मार्क जो पीएचडी है उससे सबसे ज़्यादा यहाँ पे फायदा है, आप मैक्सिमम मार्क यहाँ ले सकते हैं। यहाँ पे जो जीआरएफ नेट वाले को कम मार्क है तो आपको कंपलसरी, आप एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने चाहते और प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर में जाना चाहते डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, तो पीएचडी करना चाहिए। जिसका पीएचडी चल रहा है कंप्लीट कर देना चाहिए उसको, और रिसर्च पब्लिकेशन आपके पास होना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ कि कॉलेज टीचर्स के लिए अलग से है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में पॉइंट अलग है फ्रेंड, यूनिवर्सिटी टीचर के लिए और कॉलेज टीचर्स के लिए, दोनों के लिए अलग है। यहाँ पे ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन किया है तो 80 एंड अबव 21, पोस्ट ग्रेजुएट है 80 एंड अबव 25। देखिए फ्रेंड, यूनिवर्सिटी टीचर में क्या है 15 और 25 था, यहाँ पे क्या है देखिए 21 एंड 25। पीएचडी में भी देखिए कितने मार्क थे 30, यहाँ पे
25 हो गए। तो ये वेरिएशन यहाँ पे कॉलेज टीचर्स और यूनिवर्सिटी टीचर के बीच में। यूनिवर्सिटी टीचर में पीएचडी और 25-30 थे, यहाँ 25 है। नेट में 7 थे, यहाँ 10 है। नेट विद जीआरएफ 10 है, नेट में 8 है, और स्लेट और सेट में 5 मार्क। देखिए फ्रेंड, कॉलेज टीचर्स में मैक्सिमम 6 मार्क रिसर्च पब्लिकेशन वाली बात में है, वहाँ पे 10 थे, वहाँ पे 10 मार्क थे। जो आपको यूनिवर्सिटी टीचिंग में आना है, यूनिवर्सिटी में आना है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, तो वहाँ पे 10 मार्क्स, यहाँ 6 है। टीचिंग एक्सपीरियंस में दोनों में सेम है, 10 मार्क्स। अवार्ड वाली बात में इंटरनेशनल में 3 था और स्टेट लेवल के 2, वो सेम थी बात। एमफिल प्लस पीएचडी मैक्सिमम 25, दोनों मिला के 25। जीआरएफ नेट से मैक्सिमम 10 मार्क, और इन अवार्ड कैटेगरी 3 मार्क, वहां पे 3 था, यहाँ पे 3 है। एकेडमिक स्कोर वहां पे 80 था, यहाँ 84 है। रिसर्च पब्लिकेशन वहां पे 10 था, यहाँ पे 6, और टीचिंग एक्सपीरियंस 10 था, यहाँ भी 10 है। ये मैं डिफरेंसेस बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी टीचर में जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके पॉइंट कैसे काउंट होता है, कितने पॉइंट मिलते हैं हमको, वो बता रहा हूँ। आप दोनों साथ एक साथ एप्लीकेशन नहीं, अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं, इसके पॉइंट काउंट होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता हूँ तो मेरे पॉइंट मुझे पता होना चाहिए कि कितने होंगे, मैं कहाँ पे होगा मेरिट में, मेरे ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, पीएचडी किया है, तो आप खुद आपका पॉइंट काउंट कर सकते हैं ऐसे टोटल स्कोर। कमिटी में कौन कौन होते हैं फ्रेंड, मैं बताता हूँ, वो भी हमें पता होना चाहिए। एज ए टीचर हमें अवेयर होना चाहिए कि मेरे जब मैं कोई इंटरव्यू में जाता हूँ प्रमोशन में, तो हमको पता होना चाहिए कि मेरी कमेटी में कौन कौन होंगे। तो हम पहले से पता होगा कि 3 एक्सपर्ट हो गए, 2 यूनिवर्सिटी टीचर्स नॉमिनेटेड वाइस नॉमिनेटेड हो गए, क्या होगा वो सब हमको पता होना चाहिए। तो मैं एक मेरी बात रखने जा रहा हूँ कि कमिटी कैस के लिए क्या होती है, स्क्रीनिंग कमिटी, इवैल्यूएशन कमिटी फॉर कैस प्रमोशन। यूनिवर्सिटी टीचर के लिए वाइस चांसलर और हिज हर नॉमिनी शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी होगा। डीन ऑफ द फैकल्टी हो गए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, चेयरपर्सन ऑफ द स्कूल, कोई भी हो सकता है। हेड नहीं है तो चेयरपर्सन, हमारे यहाँ डायरेक्टर बोलते हैं तो डायरेक्टर भी हो सकते हैं। 1 सब्जेक्ट एक्सपर्ट, मैं स्क्रीनिंग कमेटी की बात कर रहा हूँ फ्रेंड। यहाँ पे आपको 10 to 11 में, 11 to 12 में जाना है, तब एक कमेटी फॉर यूनिवर्सिटी टीचर में होगी। कॉलेज टीचर में प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज होगा, हेड हो गए, टीचर इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न फ्रॉम द कॉलेज। 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट, यूनिवर्सिटी में 1 सब्जेक्ट एक्सपर्ट की बात थी, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट की बात है, वो भी in the concern nominated by the vice chancellor from the university panel of expert. 2 subject nominated by vice chancellor from the university panel of expert. असिस्टेंट लाइब्रेरियन, वही बात जो यूनिवर्सिटी में है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, उसके लिए वाइस चांसलर, द डीन, लाइब्रेरियन, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन, 1 एक्सपर्ट। कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए वही बात सेम जो कॉलेज टीचर के लिए है, वही असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए, कॉलेज के लिए प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन और 2 एक्सपर्ट। फॉर यूनिवर्सिटी असिस्टेंट डायरेक्टर, वो सेम कमिटी होती है कि डीन होता है, यूनिवर्सिटी डायरेक्टर होता है वहाँ पे, और 1 एक्सपर्ट सब्जेक्ट के होते हैं यहाँ पे, और वाइस चांसलर तो कमिटी के चेयरपर्सन होते ही है। For college director, physical education and sports, same. Friend, the quorum for
These committees shall categories shall be 3, which will include 1 subject expert, यूनिवर्सिटी नॉमिनी। देखिए 3 होने चाहिए, इसमें से एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना चाहिए क्वारम के लिए। जो क्वारम नहीं होता तो एक कमिटी वैलिड नहीं होती, काउंट नहीं होगी। मिनिमम एक क्वारम होना ही चाहिए, क्वारम के बाद ही आपका इंटरव्यू और स्क्रीनिंग होगा। फॉर यूनिवर्सिटी जो इंटरव्यू मतलब एसोसिएट प्रोफेसर में आपका प्रमोशन हो रहा है, प्रोफेसर में हो रहा है, कैस में, तो एक कमेटी अलग है। जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की और स्क्रीनिंग कमेटी की बात थी वो अलग है। यहाँ पे द वाइस चांसलर और हर नॉमिनी who has at least 10 years experience as a professor shall be the chairperson of the committee। वाइस चांसलर हो अथवा 10 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस वाला कोई भी प्रोफेसर भी हो सकता है। थर्ड नंबर 3 एक्सपर्ट इन सब्जेक्ट कंसर्न। यहाँ पे 3 एक्सपर्ट इंटरव्यू में फ्रेंड, जब आप प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रोफेसर का इंटरव्यू दे रहे हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात हो तो 3 एक्सपर्ट होते हैं वहाँ पे आपके सब्जेक्ट के। मैंने पहले बताया था कि आपका जब जो इंटरव्यू होगा तो एपीआई स्कोर काउंट करने के बाद वो कमेटी एक्सपर्ट को आपको भेजेगी, आपका रिसर्च पेपर, बुक, सब कुछ वो डिसाइड करती है, एक्सपर्ट डिसाइड करते हैं यहाँ पे। सेकंड नंबर है एन एकेडमिशियन नॉट बिलो द रैंक ऑफ प्रोफेसर टू द नॉमिनेटेड बाय वाइस। रैंक ऑफ प्रोफेसर होना चाहिए, वो बात हो गई। डीन ऑफ द फैकल्टी होना चाहिए, हेड चेयरपर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट स्कूल कंसर्न, एंड लास्ट SC ST OBC माइनॉरिटी कोई भी एक पर्सन नॉमिनेटेड बाय द वाइस चांसलर कमिटी मेंबर होना चाहिए। इसमें भी फ्रेंड देखिए 4 मेंबर इंक्लूडिंग 2 आउटसाइड सब्जेक्ट एक्सपर्ट शैल बी कॉन्स्टिट्यूट द quorum। quorum के लिए 4 में से 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होने चाहिए, तभी आपका एक quorum कंप्लीट होगा। फॉर कॉलेज, जब कॉलेज में इंटरव्यू होते हैं तो एक कमिटी होगी, चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कॉलेज और ही जार नॉमिनी हो सकता है, प्रिंसिपल होगा, हेड होगा, 2 नॉमिनी ऑफ द वाइस चांसलर हो गए एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी का, 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, एन एकेडमिशियन रिप्रेजेंटिंग SC ST OBC वाला नॉमिनेटेड बाय वाइस चांसलर, कोई भी एक पर्सन होगा वहां पे मेंबर, और 4 मेंबर इंक्लूडिंग 2 आउटसाइड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स शैल कंस्टिट्यूट द quorum। वही बात जो मैंने बताई पहला कि 4 मेंबर होने चाहिए, इसमें से 2 तो मिनिमम सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। फ्रेंड मैं एक पहले बताया था कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, तो एक छोटी सी बात मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल रखा है कि कैसे काउंट होता है इम्पैक्ट फैक्टर। सपोज जनरल इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेशन फॉर 2018 का मुझे करना है फ्रेंड, 2018 में कोई जनरल का इम्पैक्ट फैक्टर काउंट करना है, तो क्या है, मैंने 2018 इक्वल टू 0.3 कैसे आता है वो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। तो ये कंपाउंड देखिए, पैरामीटर ए इक्वल टू टोटल साइटेशन इन द 2018 इक्वल टू 25 साइटेशन है सपोज, और बी मतलब कि 2018 साइटिस्ट टू आर्टिकल पब्लिश इन 2016-2017 कंसेक्यूटिव ईयर की बात है। यहाँ पे आपको कोई भी इम्पैक्ट फैक्टर काउंट करना है कोई भी जनरल का, तो 2 साल तो मिनिमम एक जनरल को होने चाहिए, मिनिमम 2 इयर्स, 2 साल होने चाहिए, तभी आप इम्पैक्ट फैक्टर काउंट होते हैं। और ये डिफरेंस जो इंडेक्सेस है इसमें आपको जाना पड़ता है।
C is equal to number of article published in 2016 to 17. Number of articles published in 2016-17 एकेडमिक ईयर की बात है। तो 50 सपोज हुआ है, मैंने एग्जांपल दिया है कि सपोज 50 हुए, तो क्या हुआ 2018 का हम कैसे काउंट करते हैं? तो सो इम्पैक्ट फैक्टर इन 2018 मतलब कि D इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 50, 15 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 3। तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या हुआ? 3, मतलब लेस देन 1। तो ऐसे काउंट होते हैं कि 2018 में 25 टोटल साइटेशन में से 15 है, तो ऐसे नंबर ऑफ पब्लिक लास्ट 2 ईयर का काउंट होगा डिवाइड बाय आपका 16-17 कॉन्सेक्यूटिव ईयर में कितने थे डिवाइड बाय 50, टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशन आर्टिकल जो थे वो डिवाइड करने से जो आपका इम्पैक्ट फैक्टर है वो आएगा। क्या मैंने एक दो बात रखी है कि कोर्स कैसे डेवलप करना है मूव के लिए, तो कैसे कैसे वो क्वाड्रेंट होते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में क्या करना है, क्वाड्रेंट 2 में क्या है, क्वाड्रेंट 3 में क्या है, क्वाड्रेंट 4 में क्या है। ये सब मैंने एक 2 स्लाइड यहाँ पे रखी है। ई टेक्स की बात है, वो भी कैसे करना है, क्वाड्रेंट 1 में क्या होना चाहिए, क्वाड्रेंट 2 में क्या होना चाहिए, क्वाड्रेंट 2 3 में 4 में। तो ये ऐसे क्वाड्रेंट बनते हैं, एक मॉड्यूल बनाते हैं हम अलग अलग से। तो मैंने बात रखी है यहाँ पे। फ्रेंड, आपको कोई बात समझ में नहीं आई, आपको कोई डिफिकल्ट है कैरियर एडवांसमेंट के स्कीम के संदर्भ में, 7 पे रेगुलेशन, 6 पे में कोई भी, तो आप मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मैंने पहले बताया है। इसमें आप कभी भी मोबाइल से और मेल से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और HRDC रिलेटेड कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन है और कोई भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कभी भी, तो हम आपके साथ है। हम ऑलवेज आपका जो भी प्रॉब्लम होते हैं सॉल्व करते हैं। I am thankful to my director Jagdish Joshi and our team. Thank you very much, friend. Friends, I would like to thank the resource person of today for his scholarly deliberation on the topic given. He has talked on various aspects related to higher education. He has talked on various aspects related to teaching and learning, which is really something very much needed to be discussed. Friends, we always try to create such deliberation and discussion. This is just an initiation. This is just a platform where we try to create some spark on which you can discuss a lot. The deliberation and the endeavor of the resource person today was to just give you a hint about the topic. He just hinted the topic, and now it's upon you how you work on it, what more you read on that, and how you practice it. After all, it is not the speech of the resource person which is very important, but it is your practice, your discussion afterwards, your reading of the topic afterwards, your carrying out research on it, and most important is your practice on it. That is most important. The resource person has done the job. Now it is your job. Your work starts. How you take this to the class? After all, whatever we do, whatever the HRDC is doing, whatever this Ministry of Human Resource Development or Education Department is doing, whatever UGC is doing and the universities and state governments are doing, are all for the betterment of our students. Friends, you are the future creators. You are the people who can nurture the future of India. They are our students and they are in your hands. Now, how you take these topics to them is very important. I would like to thank the resource person of today on behalf of you, all the viewers and participants, on behalf of Gujarat University, all the stakeholders of Gujarat University, on behalf of the team of UGC Human Resource Development Center of Gujarat University, from those who are working for the success of these sessions directly or indirectly. At last, I would like to express a sense of gratitude to the resource person of today from me personally and professionally.
Thank you very much.